हेलो फ्रेंड्स। आज से हम इस YouTube चैनल के थ्रू एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, जिस सीरीज़ में हम रेगुलर वर्किंग वीडियोस के अलावा ऐसे वीडियोस एवं प्रेजेंटेशंस भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो कि लगातार न्यूज़ में बने हों, आपकी जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपकी UPSC के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और जिनको जानना आप सभी के लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है। उसी क्रम में आज हमने अपना पहला वीडियो तैयार किया है और जो कि ड्राफ्ट माइग्रेशन पॉलिसी जो हाल ही में नीति आयोग ने पब्लिश की है उससे रिलेटेड है। आगे भी लगातार ऐसे टॉपिक्स जो कि आपकी UPSC के प्रिपरेशन या आपकी खुद की जनरल नॉलेज एनहेंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ऐसे वीडियोस हम कोशिश करेंगे कि लगातार टाइम पर इस चैनल के थ्रू पब्लिश करते रहें। तो इसी के साथ हम सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, यह पहला वीडियो जो कि ड्राफ्ट माइग्रेशन पॉलिसी है, नीति आयोग ने हाल ही में जिसके रूल्स, रेगुलेशंस, प्रपोजल्स पब्लिश किए हैं, उसको हम कोशिश करेंगे कि डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से कवर किया जाए। सबसे पहले तो ये ड्राफ्ट माइग्रेशन पॉलिसी न्यूज़ में क्यों है। बहुत ही हाल ही में नीति आयोग ने एक वर्किंग सब ग्रुप बनाया था और उस वर्किंग सब ग्रुप में काफ़ी मेंबर्स थे, जिसमें सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, और उन सब ने मिलकर एक नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी जिसका ड्राफ्ट अभी नीति आयोग के माध्यम से अवेलेबल हुआ है, इसको फॉर्मुलेट किया है। और उसी ड्राफ्ट नेशनल लेबर पॉलिसी को इस वीडियो के थ्रू हम लोग एनालाइज करेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर माइग्रेशन होता क्या है, माइग्रेशन क्यों होता है, माइग्रेशन किस किस तरह का हो सकता है, माइग्रेशन से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स भी देखेंगे जो आपके आंसर राइटिंग या जनरल नॉलेज में यूज़फुल हो सकता है। उसके अलावा जब माइग्रेशन होता है तो माइग्रेशन से लोगों की लाइफ में या माइग्रेंट्स की लाइफ में किस तरह के चेंजेस आते हैं, किस किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ उनको फेस करनी पड़ती है, और उन डिफ़िकल्टीज़ को ईज़ आउट करने के लिए जो नीति आयोग की ड्राफ्ट पॉलिसी अभी पब्लिश हुई है वो किस तरीके से इन इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश करती है। तो आइए इसी के साथ सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि दिसंबर 2020 इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये डिसीजन लिया कि क्यों ना जो माइग्रेंट हमारे वर्कर्स हैं वो चाहे फॉर्मल इकोनॉमी के हों चाहे इनफॉर्मल इकोनॉमी के हों। इनफॉर्मल इकोनॉमी जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं या लेबर इंटेंसिव यूनिट्स हैं, अनरजिस्टर्ड हमारे वर्कर्स हैं या माइग्रेंट्स हैं, आप डेली वेजर्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर हैं, या ऐसी यूनिट में आप काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको गवर्नमेंट लेड बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उनको आप इनफॉर्मल इकोनॉमी में मान सकते हैं। फॉर्मल इकोनॉमी जनरली वो लोग कवर होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी मल्टीनेशनल के लिए काम कर रहे हैं, आप प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड हैं, आपका EPF डिडक्ट हो रहा है, तो आप फॉर्मल इकोनॉमी में माने जाएंगे। अगर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स देखें तो लगभग 92% ऑफ इंडियाज़ GDP फॉल्स अंडर इनफॉर्मल इकोनॉमी। करीब 92% जो हमारी इंडिया की वर्क फोर्स है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में है और लगभग बची हुई 8% ही सिर्फ फॉर्मल इकोनॉमी में है, जो कि हमेशा से एक चिंता का विषय रहा है। और हर गवर्नमेंट का एक प्रयास भी रहा है कि जो ये लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी है इसको धीरे धीरे फॉर्मल इकोनॉमी में कन्वर्ट किया जाए, ताकि जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सारे बेनिफिट्स हमारे माइग्रेंट्स को, हमारे लेबर एंड हमारे वर्कर भाई लोगों को अवेलेबल हो सकें। 2020 दिसंबर में जब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना माइग्रेंट वर्कर्स का एक डेटाबेस क्रिएट किया जाए, तो उसके पीछे जो एक बड़ा कारण था वो यह भी था कि जब मार्च 2020 में कोरोना की वजह से पूरे नेशन वाइड लॉकडाउन को इन्फोर्स किया गया और उसकी वजह से काफ़ी बड़े नंबर्स में जो हमारे माइग्रेंट्स थे उनको डिस्प्लेस होना पड़ा। यूनिट्स काफ़ी शट हो गई, जहाँ पे उनकी वर्किंग यूनिट्स सिचुएटेड थी वहाँ उनके बंद होने के कारण उनको अपने होम टाउन वापस माइग्रेट करना पड़ा, अपने डिस्ट्रिक्ट्स वापस आना पड़ा, अपने स्टेट्स वापस आना पड़ा। और एक लार्ज चैलेंज
गवर्नमेंट मशीनरी के सामने, उन माइग्रेंट वर्कर्स के सामने खड़ा हुआ और उस चैलेंज से निकलकर जो की लर्निंग्स थी, उन्होंने गवर्नमेंट को ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि क्यों ना माइग्रेंट वर्कर्स का एक प्रॉपर डेटाबेस बनाया जाए, ताकि गवर्नमेंट को अगर कोई भी स्कीम या कोई भी डिसीजन लेना पड़े माइग्रेशन से रिलेटेड, तो वो डिसीजन लेना आसान हो जाए। सबसे पहले तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर माइग्रेशन होता क्या है। माइग्रेशन जनरली लोगों का मूवमेंट जहाँ पे वो रह रहे हों वहाँ से दूर हो सकता है। वो अगर एक डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो डिस्ट्रिक्ट बनारस चंदौली में रह रहे हैं, अगर यहाँ से वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में, किसी और स्टेट में, किसी और जगह काम के लिए या रहने के लिए अगर वो लोग जाते हैं तो उसको माइग्रेशन कहा जाएगा। सिमिलरली इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है कि अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, चाहे जॉब के लिए हो, चाहे रहने के लिए हो, उसको इंटरनेशनल माइग्रेशन कहा जाएगा। तो किसी भी तरह का मूवमेंट हो जो कि सेमी परमानेंट नेचर में हो, अगर आप सिर्फ ट्रैवल के लिए जा रहे हैं या छुट्टियों के लिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है उसको माइग्रेशन कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर आप वहाँ पर कोई नौकरी ढूंढने जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, या वहाँ पे कोई बिज़नेस आप सेटल करना जा रहे हैं, तो वो माइग्रेशन की कैटेगरी में डेफिनेटली फॉल होगा। माइग्रेशन डोमेस्टिक हो सकता है, माइग्रेशन इंटरनेशनल हो सकता है। और जब हम इस बात को समझ गए हैं कि माइग्रेशन क्या होता है, मुझे लगता है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है माइग्रेशन से रिलेटेड वो ये कि आखिर माइग्रेशन होता क्यों है, कौन से वो मेन रीजंस हैं जिसके कारण माइग्रेशन डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो होता है। एक बड़ा जो रीज़न है ख़ासतौर से डोमेस्टिक माइग्रेशन, जिसका एक बहुत बड़ा रिज़ल्ट है, वो है लैंडलेसनेस। इसका मतलब जब लोगों के पास ज़मीन नहीं बचती है, या ज़मीन छोटी हो जाती है, या ज़मीन ख़त्म हो जाती है, तो उनके पास क्योंकि ज़मीन के अलावा कोई और सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, वो अपनी जगह छोड़कर एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी नौकरी, उसके लिए वो अपना जो नेटिव प्लेस होता है वहाँ से छोड़कर दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, माइग्रेट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सिमिलरली लैंडलेसनेस के बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है, वो है बेटर वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट इन सिटीज़। सो ये काफ़ी लार्ज स्केल पे हम लोग पर्टिकुलरली लास्ट 20 ईयर्स में देखने को आया है, और इंटरनेशनली भी इक्वली एप्लीकेबल है कि जब सिटीज़ डेवलप होते हैं, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे लगती हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री में हो, जो आपको बेटर सैलरी और उसके साथ ही अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, जिसके कारण आप मान लीजिए पहले किसी छोटे सिटी में थे जहाँ पे आप एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे, या स्मॉल बिजनेस था, या किसी जॉब में थे। अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ बड़े सिटीज़ में या सिटीज़ में अपीयर होती हैं, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने, उन अपॉर्चुनिटीज़ के एडवांटेज लेने आप माइग्रेट करते हैं। एक थर्ड चीज़ है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी एक बड़ा रीज़न है माइग्रेशन का। अगर हम कुछ स्टेट्स देखें, फॉर एग्जांपल पंजाब एक बड़ा कारण है, जहाँ पे क्योंकि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए इनफ लेबर वहाँ लोकली अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो बाकी स्टेट्स पर्टिकुलरली यूपी एंड बिहार से काफ़ी लार्ज स्केल में माइग्रेंट लेबर पॉपुलेशन मूव करती है पंजाब में, वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए। तो अगर ऐसे कुछ पॉकेट्स डेवलप हो जाते हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, बट क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट से या उस स्टेट से खुद की जो लोकल नेटिव पॉपुलेशन है, अगर वो आउट माइग्रेट हो चुकी है बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, फॉर एग्जांपल पंजाब की काफ़ी पॉपुलेशन बाहर कंट्रीज़ जैसे कि कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया में बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए माइग्रेट हो चुकी है, तो जो लोकल एग्रीकल्चर है उसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर वर्किंग क्लास पॉपुलेशन की हमेशा कमी रहती है, और उस वर्किंग क्लास पॉपुलेशन को फिल करने के लिए जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन सरप्लस एरियाज़ हैं, चाहे यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, वहाँ से पॉपुलेशन माइग्रेट करती है पंजाब में। वहाँ पर जाके जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनको वो सपोर्ट करती हैं।
एक अगला इंपॉर्टेंट रीज़न है लोअर वेजेस, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जिस जगह आप रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ की सैलरी शायद कम हो कंपेयर टू बाकी जगहों पे जहाँ पे आप माइग्रेट करना चाहें। तो जैसा मैंने पहले कहा, अगर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बेटर वेजेस होंगी, तो जाहिर सी बात है कि आप वहाँ पे उन बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को एनकैश करने के लिए माइग्रेट करेंगे। एक बड़ा कारण हो सकता है डेट्स का मतलब कि आपके ऊपर कर्जा हो गया हो, आपकी फैमिली के ऊपर कर्जा हो गया हो, और उस कर्जे को चुकाने के लिए आपके पास जो लोकल अर्निंग है, लोकल सोर्सेज ऑफ अर्निंग है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे आपका लोकल जॉब वो हो सकता है उसके लिए सफिशिएंट ना हो। और इस वजह से उन डेट्स को चुकाने के लिए आप जो बड़े सिटीज़ हैं, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सिटीज़ हैं या सेंटर्स हैं, वहाँ पे आप माइग्रेट करें। हाल ही में एक नया इम्पॉर्टेंट रीज़न निकल के आया है, जो कि है पैंडेमिक। मतलब पैंडेमिक जैसे कोरोना, उस वक्त जब मार्च 25 से लॉकडाउन इन्फोर्स किया गया था, और उसके बाद जैसे लॉकडाउन को धीरे धीरे ईज आउट किया गया, तो ये भी काफ़ी देखने में आया कि जब इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हुई, जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो इम्पैक्ट हुई। काफ़ी माइग्रेंट लेबर्स का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग था, जब वो चला गया, तो उस वजह से वापस से उन लोगों ने बैक माइग्रेशन किया। बैक माइग्रेशन का मतलब है जिस जगह से आप माइग्रेट होके किसी और सिटी में गए। फॉर एग्जांपल, अगर बॉम्बे के इंडस्ट्रियल यूनिट्स में आप काम करने के लिए राजस्थान से, एमपी से, यूपी से, बिहार से गए, और जब लॉकडाउन या किसी पैंडेमिक में अगर वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हो जाती हैं और आपको लगता है कि अब हमें वापस जाना पड़ेगा अपने नेटिव प्लेस में, तो उसको बैक माइग्रेशन बोलते हैं। तो हो सकता है बॉम्बे से काफ़ी लार्ज क्वांटिटीज़ में या महाराष्ट्र से काफ़ी लार्ज क्वांटिटीज़ में लोग वापस बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी आए। तो ये है बैक माइग्रेशन। और आजकल एक बड़ा ही पर्टिनेंट जो कि इमर्जिंग इशू निकल के आ रहा है, वो है वाटर स्कैसिटी। मतलब बहुत सारे ऐसे एरियाज़ धीरे धीरे होते जा रहे हैं जहाँ पे वाटर टेबल बहुत लो हो गया है। फॉर एग्जांपल, राजस्थान में अगर आप देखें, पर्टिकुलरली वेस्टर्न राजस्थान, इवन जो एनसीआर जो पार्ट है राजस्थान का, वहाँ पे 1000 फीट, 1500 फीट तक वाटर टेबल नीचे जा चुका है, और पानी ना ही पीने के लिए अवेलेबल है, ना ही एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे केसेस में भी, क्योंकि बिना पानी, वाटर के आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, आप माइग्रेट करते हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज की स्कैरसिटी नहीं होती। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट माइग्रेशन से रिलेटेड होता है कि माइग्रेशन क्या होता है, हमने समझ लिया। माइग्रेशन क्यों होता है, ये भी काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरह के माइग्रेशन होते हैं। अगर हम रफली देखें कितने तरह के माइग्रेशन होते हैं, तो रफली 8 मोटे मोटे तौर पे 8 कैटेगरीज में हम माइग्रेशन को डिवाइड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो माइग्रेशन टाइप हो सकता है वो है टेम्पररी माइग्रेशन। मतलब आप सिर्फ महीने, 2 महीने, 4 महीने के लिए आप कुछ टेम्परेरी, आपका जो भी वर्क हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो या कोई और बात हो, उसके लिए अगर आप माइग्रेट करते हैं तो वो टेम्पररी माइग्रेशन कैटेगरी में फॉल करता है। एक हो सकता है परमानेंट माइग्रेशन। परमानेंट माइग्रेशन मतलब जो भी कारण रहा हो सकता है शादी की वजह से, हो सकता है बिजनेस की वजह से, हो सकता है एम्प्लॉयमेंट की वजह से, हो सकता है वाटर स्कैसिटी की वजह से या पैंडेमिक की वजह से। अगर आप परमानेंटली अपना जो नेटिव प्लेस है, आपका रेजिडेंशियल प्लेस है, उसको छोड़कर आप कहीं और चले जाते हैं, तो वो परमानेंट माइग्रेशन की कैटेगरी में फॉल करेगा। तीसरा है इंटरनल माइग्रेशन। मतलब कि आप सिटी के अंदर ही या स्टेट के अंदर ही या डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही अगर आप माइग्रेट करते हैं तो वो इंटरनल माइग्रेशन की कैटेगरी में फॉल करेगा। एक है आपका इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि अगर आप एक कंट्री से, जैसे बहुत सारी पॉपुलेशन इंडिया से माइग्रेट होके यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इवन मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में वहाँ जाती है, वो इंटरनेशनल माइग्रेशन की कैटेगरी में फॉल करेगा। एक बड़ा जो ट्रेंड निकल के आ रहा है आजकल, रूरल अर्बन माइग्रेशन। मतलब काफ़ी संख्या में, क्योंकि इंडस्ट्रियल बेसिस, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस इंडस्ट्री हो, वो धीरे धीरे अर्बन सेंटर्स में डेवलप हो रही हैं। सो काफ़ी रूरल पॉपुलेशन इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड वेज अपॉर्चुनिटीज़ माइग्रेट करते हैं उन अर्बन सेंटर्स पे। तो
ऐसा माइग्रेशन रूरल अर्बन माइग्रेशन की कैटेगरी में फॉल करता है। ये भी एक नया ट्रेंड देखने को मिला है कि अर्बन रूरल माइग्रेशन, काफ़ी ऐसे सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लास्ट 10 ईयर्स का एक ट्रेंड देखें तो ऐसे सिटीज़ फॉर एग्जांपल दिल्ली या एनसीआर अगर हम देखें, पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आउट माइग्रेट करना शुरू कर दिया है एनसीआर। वापस से वो रूरल एरियाज़ या सेमी अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट करने लगे हैं, बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका हाई हो सकता है या पॉल्यूशन की वजह से आपके ऊपर एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इम्पैक्ट इतना सीवियर हो सकता है कि आप वहाँ ना रहना चाहें। तो इस तरीके से अर्बन रूरल माइग्रेशन भी होता है। कई बार अर्बन रूरल माइग्रेशन इसलिए भी होता है कि अगर कोई इंडस्ट्रियल सेंटर था पहले अर्बन, और इंडस्ट्रियल सेंटर किसी वजह से अब वो इतना फंक्शनल नहीं रहा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ श्रिंक हो गई, लोगों को इतने जॉब्स अब नहीं मिल पा रहे हैं, तो वहाँ पे जो पहले एम्प्लॉयड फैमिलीज़ थी, लोग थे, वो अब वापस अपने गांवों की तरफ हो सकता है मूव करना शुरू कर दें। एक होता है सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन का मतलब है कि आप पर्टिकुलर सीजन्स में माइग्रेट करें और वापस अपने रेजिडेंशियल प्लेस पे वापस आ जाएं जब वो सीज़न ख़त्म हो जाए। फॉर एग्जांपल जब पैडी हार्वेस्टिंग होता है, पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल ईस्टर्न यूपी, तो काफ़ी पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ एट्सेट्रा से आती है पैडी हार्वेस्टिंग को सपोर्ट करने के लिए, और जब वो पैडी हार्वेस्टिंग हो जाता है तो पॉपुलेशन अपने वापस चली जाती है। सिमिलरली ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सीजनल माइग्रेशन देखने को मिलता है, और ऐसी कई फैक्ट्रीज़ हो सकती हैं, कई इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, कई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जहाँ पे पर्टिकुलर सीज़न में या पर्टिकुलर फेज़ ऑफ द ईयर में लोग माइग्रेट करें, और जब वो एक्टिविटी ख़त्म हो जाए तो लोग वापस से अपने नेटिव प्लेस पे चले जाएं। अगर हम मोटे तौर पे कुछ फिगर्स देखें इंटरनेशनल माइग्रेशन के, तो जो टॉप कंट्रीज़ निकल के आती हैं माइग्रेशन में इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स इन माइग्रेशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से होता है। रफली 30 to 35 लाख पीपल पर ईयर, ये 2019 का डेटा है। सिमिलरली पाकिस्तान से भी लगभग 10 से 12 लाख लोग रफली हर साल इंडिया में आते हैं। नेपाल से रफली 5 to 6 लैक्स, श्रीलंका से अबाउट 3 लैक्स, चाइना से मे बी अबाउट 1 लाख। तो काफ़ी लार्ज नंबर्स में इंडिया में डिफरेंट रीजन से हमारे जो एडजॉइनिंग कंट्रीज़ हैं, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ से लोग इंडिया में आते हैं। सो इंटरनेशनल माइग्रेशन इंडिया में एक बड़ी एक्टिविटी है। अगर हम देखें कि जो इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है इसके टॉप रेसिपिएंट्स कौन हैं, मतलब सबसे ज़्यादा किस कंट्री में जाते हैं, अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें घटते हुए क्रम में, तो सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब यूएस में जाते हैं। नेक्स्ट जर्मनी, सऊदी अरेबिया, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएई एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा लोग किस कंट्री से जाते हैं, तो इंडिया टॉप करता है उस लिस्ट को, जिसमें रफली 15 to 20 मिलियन पीपल हर साल माइग्रेट करते हैं अब्रॉड। सेकंड नंबर पे मैक्सिको, देन चाइना, देन रशिया, देन सीरिया, देन बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूक्रेन एट्सेट्रा। तो ये भी देखने को मिलता है कि इंडिया चाहे इन माइग्रेशन हो या आउट माइग्रेशन हो, इंटरनेशनल माइग्रेशन की जब बात आती है तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही एक्टिवली माइग्रेट करती है, और इंडिया में भी एडजॉइनिंग कंट्री से काफ़ी एक्टिवली माइग्रेशन कंटिन्यूस बेसिस पे चला रहता है। सो एक ये बड़ा चैलेंज है इंडिया के सामने कि इस माइग्रेशन के इशू को प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए, इसका एक प्रॉपर डेटाबेस बनाया जाए, और इसीलिए इन दिसंबर 2020 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद एन आइडिया कि क्यों ना एक सेंट्रल डेटाबेस माइग्रेशन से रिलेटेड क्रिएट किया जाए, जो कि माइग्रेशन मैनेजमेंट को स्ट्रेंथनिंग करने के डायरेक्शन में पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। अगर हम रेमिटेंस देखें, रेमिटेंस क्या होता है कि इंडिया के लोग अगर बाहर जॉब करने गए, और उनमें से मैं भी आईएएस ज्वाइन करने से पहले कई कंट्रीज़ में बाहर, कई कंपनीज़ में आउट माइग्रेशन के थ्रू बाहर जॉब करने का मौका मिला। और जब हम लोग बाहर जॉब करते हैं, फॉर एग्जांपल जब मैं रशिया में जॉब कर रहा था, यूएस में जॉब कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहा था, या फिर नाइजीरिया में जॉब कर रहा था, तो जब मैं वहाँ पे रह के कोई भी जॉब करता हूँ तो मेरी जो सैलरी होती है, काफ़ी लोग उस सैलरी को वापस इंडिया भेजते हैं। एंड ये बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया
जो रेमिटेंसेस हैं रफली 70 to 80 बिलियन डॉलर्स हर साल, उसमें टॉप करता है। मतलब इंडियंस जो हैं बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए, और जॉब करने से उनको जो सैलरी या जो इनकम उनको जनरेट होती है, हो सकता है जॉब करने के लिए, हो सकता है बिजनेस करने के लिए, वो वापस इंडिया भेजते हैं। वो पैसा इंडियन इकोनॉमी में आता है और इंडिया फिर उस फॉरेक्स को, मतलब जो फॉरेक्स रिजर्व, क्योंकि डॉलर्स, पाउंड्स एटसेट्रा फॉरेन करेंसी में रेमिटेंस आता है, इस रेमिटेंस को इंडिया अपने डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज कर सकता है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें, और पर्टिकुलरली अगर हम 2001 का डेटा कंपेयर करें 2011 से, तो 10 साल में हम देखेंगे कि रफली 2011 के सेंसस के हिसाब से रफली 45 करोड़ लोगों ने माइग्रेशन किया है, जो कि रफली 38% है ओवरऑल पॉपुलेशन का। वहीं हम देखें 2001, करीब 10 साल पहले, तो सिर्फ करीब 32 करोड़ लोगों ने माइग्रेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, जो कि सिर्फ 31% ऑफ द पॉपुलेशन थी। इसका मतलब माइग्रेशन एक्टिवली डिकेड आफ्टर डिकेड, ईयर आफ्टर ईयर एक्टिवली इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर इसको हम सिंपल तरीके से समझें तो 2001 में सिर्फ 31% पॉपुलेशन ने माइग्रेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। 10 साल बाद वही 7% बढ़ के लगभग 38% है। मुझे लगता है 2021 का जब सेंसस आएगा तो उसमें ये 38% जो नंबर है, हो सकता है ये नंबर और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये डेटा हमको दिखाता है कि माइग्रेशन एक क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा इंडिया, जिसके लिए अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दे। और उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में जो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि सबसे पहले डेटाबेस बनाया जाए, प्रॉपर माइग्रेशन पॉलिसी बनाई जाए, और नीति आयोग ने ड्राफ्ट माइग्रेशन पॉलिसी रिलीज़ की है फीडबैक के लिए, ताकि उनके फीडबैक के बाद इसको फाइन ट्यून किया जा सके और एक रोबस्ट माइग्रेशन पॉलिसी कैन बी पुट इन प्लेस। अगर हम देखें 2001 और 2011, पॉपुलेशन जो हमारी इंक्रीज हुई ओवर लास्ट डिकेड, पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हुई सिर्फ 18%। लेकिन अगर हम माइग्रेंट्स देखें तो माइग्रेशन हमारा इंक्रीज हुआ 45%। तो रफली 2 गुने से ज़्यादा, मतलब पॉपुलेशन अगर हमारी 10 लाख बढ़ती है तो माइग्रेशन हमारा लगभग 25 लाख बढ़ा। तो पॉपुलेशन का जो एवरेज ग्रोथ रेट है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से माइग्रेशन बढ़ रहा है। और उसका एक बड़ा रीज़न है भी, क्योंकि मोबिलिटी बढ़ गई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ गया है, अर्बनाइजेशन बढ़ गया है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया है। इंटरनेशनली एज वेल एज डोमेस्टिकली हमारी माइग्रेशन जो लेवल्स हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा सब्सटेंशियली ऑन द राइज हैं। बेटर कनेक्टिविटी है, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेटर इंडस्ट्रियल बेसिस हैं, बेटर फैसिलिटीज़ हैं। सो इस वजह से माइग्रेशन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग एस्पेक्ट उभर के आ रहा है फॉर इंडिया एज ए कंट्री। अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें जो हमारा रूरल अर्बन माइग्रेशन है, अगर हम देखें कि क्या बड़े रीजंस हैं कि लोग गांवों से शहर की तरफ माइग्रेशन करते हैं, सबसे बड़ा जो कारण निकल के आता है वो है करीब 23% पॉपुलेशन अपनी बर्थ के बाद माइग्रेट कर जाती है। हो सकता है जॉब की वजह से, ट्रांसफरेबल जॉब हो, बिजनेस की वजह से, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके बाद एक बड़ा कारण निकल के आता है कि फैमिलीज के साथ लोग माइग्रेशन कर जाते हैं। हो सकता है आप राजस्थान में रहने वाले हों, फैमिली आपकी बॉम्बे में सेटल हो गई हो, आप गुजरात में सेटल हो गई हो, यूपी में सेटल हो गई हो, दिल्ली में सेटल हो गई हो, तो उसके साथ आप मूव कर जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बड़ा कारण है मैरिज। हो सकता है आप जब शादी करें एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपको माइग्रेट करना पड़े, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपको माइग्रेशन करना पड़े, या हमारे कंट्री से किसी और कंट्री में माइग्रेशन करना पड़े, या किसी और कंट्री से इंडिया में माइग्रेशन करना पड़े। उसके बाद जो अगला बड़ा कारण है वो वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के लिए, सिमिलरली बिजनेस के लिए, सिमिलरली एजुकेशन के लिए। सो मोटा मोटा हाउस के साथ बर्थ के बाद मैरिज, एजुकेशन, बिजनेसेस, ये 4 या 5 बड़े रीजंस हैं जिनकी वजह से रूरल से अर्बन माइग्रेशन होता है, मतलब गांवों से शहर की तरफ पलायन होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आपको याद रखना, जो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। अगर हम सम अप करें इसे तो हमने पहले समझा कि माइग्रेशन होता क्या है, फिर हमने समझा कि माइग्रेशन के कारण क्या हैं, फिर हमने समझा कि किस किस तरह के माइग्रेशन होते हैं, फिर हमने कुछ फैक्ट्स देखे इंटरनेशनल माइग्रेशन को लेकर, फिर हमने कुछ फैक्ट्स देखे डोमेस्टिक माइग्रेशन को लेकर। अब हमने देखे कि रूरल अर्बन जो माइग्रेशन, जो कि सबसे प्रोमिनेंट टाइप ऑफ माइग्रेशन है, इसको
कंट्रीब्यूट करने वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर हम कुछ फैक्टर्स देखें, इंटर स्टेट माइग्रेशन मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो इंडिया में माइग्रेशन है, तो सबसे ज़्यादा जिस स्टेट के अंदर माइग्रेशन होता है लगभग 60 लैक्स, ये 2011 का डेटा है। 2021 में आई एम वेरी श्योर कि अपडेट होगा, नंबर्स चेंज होंगे, बट महाराष्ट्र हैज़ बीन द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ नेट इन माइग्रेशन। लगभग 60 लाख लोग 2011 के डेटा के हिसाब से महाराष्ट्र में अलग अलग रीजन से गए। अगर हम आउट माइग्रेशन देखें तो सबसे ज़्यादा यूपी करीब 83 लाख 83 लैक्स, एंड देन बिहार लगभग 63 लैक्स। सिमिलरली महाराष्ट्र के बाद दिल्ली एक बड़ा मेजर अट्रैक्शन है नेट इन माइग्रेशन के लिए। गुजरात इज अनदर स्टेट, हरियाणा इज अनदर स्टेट जहाँ पे नेट इन माइग्रेशन काफ़ी लार्ज नंबर्स में होता है। कुछ लेटेस्ट अगर हम डेटा देखें इकोनॉमिक सर्वे 2017 के हिसाब से, सो जो नेट है इंटर स्टेट माइग्रेशन है, वेरी इंटरेस्टिंगली 2011-12 में लगभग 8.8 मिलियन था, लगभग 90 लाख में कहूँगा। फिर 2012-13 में थोड़ा सा घटा, 2013-14 में एकदम स्पाइक किया लगभग 1 करोड़ के आसपास। उसके बाद 2014-15 में थोड़ा कम हुआ, 15-16 में कम हुआ। सो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि पहले सिर्फ कुछ ही जगह पे इंडस्ट्रियल बेसिस थे, सर्विस बेसिस थे, तो बाकी पॉपुलेशन उन गिने चुने इंडस्ट्रियल बेसिस, चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, लोग वहीं माइग्रेशन करते थे। बट टाइम के साथ जो बाकी स्मॉलर सिटीज़ हैं वो भी धीरे धीरे बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बेटर इंडस्ट्रियल बेस, बेटर सर्विस सेक्टर वहाँ पे डेवलप हुआ है। इसकी वजह से जो ओवरऑल माइग्रेशन है शायद नंबर्स में धीरे धीरे उसमें कुछ कमी आ सकती है। तो लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेशन ना कर रहे हों, ये अभी भी पॉसिबल है। और पिछली कुछ स्लाइड्स में हमने देखा भी कि ओवरऑल नेट माइग्रेशन हमारा बढ़ रहा है। इसका मतलब लोग हो सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ना जा रहे हों, बट एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट विद इन द सेम स्टेट हमारा ओवरऑल माइग्रेशन कुड बी ऑन ए राइज। अगेन अगर हम देखें सबसे बड़े 5 वो स्टेट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा आउट माइग्रेशन है, 2011 का डेटा है। सो सबसे ज़्यादा आउट माइग्रेशन है यूपी से, फिर बिहार से, फिर राजस्थान से, फिर एमपी से, फिर महाराष्ट्र से। अगर हम वो स्टेट्स देखें जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन माइग्रेशन है, यहाँ सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट होके आते हैं, तो सबसे बड़ा रेसिपिएंट है महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, फिर यूपी, फिर हरियाणा, फिर गुजरात। 2021 में डेटा में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो जैसे वो डेटा पब्लिश होगा हम अपनी अलग वीडियो के हिसाब से उस अपडेट को आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये एक मैप आपको एक ओवरऑल पिक्चर दिखाता है, हालांकि काफ़ी बिजी मैप है, कि किस तरीके से लोग ज़्यादातर अलग अलग जगह जाते हैं। अगर हम देखें यूपी से लोग गुजरात बहुत ट्रैवल करते हैं, यूपी से लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं, यूपी से आप देखेंगे तो इवन तमिलनाडु कर्नाटक में लोग पहुंच जाते हैं, गुजरात से लोग तमिलनाडु कर्नाटक में जाते हैं, महाराष्ट्र लोग गुजरात एज वेल एज कर्नाटक में लोग ट्रैवल करते हैं फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एमपी से आप देखें तो लोग राजस्थान जाते हैं, गुजरात जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं। सो ये ओवरऑल आपको बताता है कि लोग अलग अलग रीजन्स की वजह से कहाँ कहाँ ट्रैवल करते हैं, माइग्रेट करते हैं। अगेन इस मैप से कलर कोडिंग से आपको मुझे लगता है कि याद करने में आसान रहेगा। इनफैक्ट आप चाहें तो अपने आंसर राइटिंग में यूपीएससी की आप तैयारी करें तो उसमें भी इस चीज़ को आप लिख सकते हैं कि जो रेड या पिंक या डार्क पिंक जो स्टेट्स हैं, यूपी है, बिहार है, हमारा बंगाल है, एमपी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग बाहर मूव करते हैं। उसके बाद जो लाइट पिंक है नेक्स्ट लेवल, उसके बाद जो ब्लू है नेक्स्ट लेवल, और जो डार्क ब्लू है दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। अच्छा, रीजंस क्या होते हैं जब लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट करते हैं? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ हमने जनरल रीजंस देखे, बट यहाँ पे आपको स्पेसिफिक डिटेल में रीजन समझ में आ जाएंगे। अगर हम देखें कि जो बड़ा रीज़न आपको समझ में आएगा कि मेल क्यों माइग्रेट करते हैं, सबसे ज़्यादा 50% जो मेल माइग्रेशन होता है, आउट माइग्रेशन होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से, वर्क की वजह से, काम की वजह से। तो दूसरा बड़ा रीज़न होता है वो है मूविंग विद द फैमिली, मतलब अगर आपकी फैमिली जा रही है तो आप भी उनके साथ, उनका जो भी रीज़न रहा हो, आप भी उनके साथ माइग्रेट कर जाते हैं। तीसरा बड़ा रीज़न है एजुकेशन, एंड चौथा बड़ा रीज़न है मैरिज।
वहीं आप अगर फीमेल्स का माइग्रेशन के बारे में देखें तो गैस व्हाट, सबसे बड़ा रीज़न है 54% ऑफ द फीमेल्स मूव आउट बिकॉज ऑफ मैरिज। मैरिज एक बहुत बड़ा रीज़न है फीमेल्स के लिए जिसकी वजह से उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट करना पड़ता है। तो अगला रीज़न है वो मूविंग विद द फैमिली, जो मेल और फीमेल का 28 एंड 29% है, जो रफली द सेम है। एजुकेशन और वर्क की वजह से फीमेल्स का माइग्रेशन काफ़ी कम होता है कंपेयर टू मेल्स। तो अगर हम ओवरऑल देखें, शादी की वजह से, मैरिज की वजह से, वर्क की वजह से, एजुकेशन की वजह से, मूविंग विद द फैमिली की वजह से ही लोग, चाहे मेल हो या फीमेल हो, माइग्रेशन करते हैं। और ये चीज़ मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं 4 या 5 जो हमको रिमेंबर करने चाहिए, हमको याद रखने चाहिए अपने आंसर्स के लिए। इस तरह का अगर आप ग्राफ प्रोड्यूस कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो मुझे लगता है वो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल होगा मार्क्स फैचिंग। अच्छा, लोग जब माइग्रेट करते हैं तो किन स्टेट्स में वो ज़्यादा माइग्रेट होना पसंद करते हैं? एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेट्रिसेस है जो डेवलप हुई है। इम्पैक्ट 2019 का अगर हम डेटा देखें तो ये डेटा हमको शो करता है कि जिन जिन स्टेट्स में इक्विटेबल पॉलिसीज़ हैं, चाहे आप रेजिडेंट हो चाहे बाहर से आए हों, मतलब आप चाहे वहाँ के रहने वाले हों या आप बाहर से आए हों, अगर आप सभी के लिए पॉलिसी लगभग सिमिलर हैं तो लोग ऐसे डेस्टिनेशंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं माइग्रेट होने के लिए। अगर हम इस ग्राफ में देखें तो केरला क्लियरली 62 के स्कोर के साथ स्टैंड्स आउट, मतलब कि ये ऐसा स्टेट है जहाँ पर रेजिडेंट्स और माइग्रेंट पॉपुलेशन के बीच में जो डिफरेंसेस हैं पॉलिसीज़ के वो काफ़ी कम हैं। इसका मतलब अगर आप बाहर से भी जा रहे हैं केरला में तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि इक्विटेबल ट्रीटमेंट वहाँ पे मिलेगा एज ए माइग्रेंट। तो उन स्टेट्स को हो सकता है आप ज़्यादा प्रेफर करें। अगर मान लीजिए आप किसी स्टेट में जाते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें जैसे दिल्ली का 33% है, सबसे कम इसमें दिखाई दे रहा है, या अगर आप देखें तमिलनाडु 37, गुजरात 35, तो अगर ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको इक्विटेबल पॉलिसीज़ कम मिलती हैं तो हो सकता है ऐसे स्टेट्स में आपकी स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस ना हो माइग्रेट करने की। अब देखते हैं कि वे कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो माइग्रेंट्स के लिए मायने रखते हैं। इम्पैक्ट्स का एक स्कोर निकाला जाता है जिसमें लगभग 8 अलग अलग पैरामीटर्स पे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या जगह जहाँ पर माइग्रेशन होता है उसकी प्रेफरेंस क्यों माइग्रेंट्स द्वारा की जाती है उसके बारे में सिलेक्शन किया जाता है। कोई भी माइग्रेंट सबसे पहले माइग्रेट करने से पहले, चाहे इन माइग्रेशन हो या आउट माइग्रेशन हो, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है लेबर मार्केट। मतलब जहाँ पर आप जा रहे हैं या जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ पर लेबर मार्केट की क्या स्थिति है, नौकरी की क्या स्थिति है, वेजेस की क्या स्थिति है। अगर वहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देंगी, बेटर वेजेस दिखाई देंगी, अच्छा काम दिखाई देगा, तो ही आप माइग्रेट करने के बारे में सोचेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब है जब आप माइग्रेट कर रहे हैं तो आपकी खुद की एजुकेशन एवं आपकी फैमिली मेम्बर्स की एजुकेशन या नेक्स्ट जनरेशन की एजुकेशन भी आपके माइंड में होती है कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जिस जगह आप माइग्रेट करना चाह रहे हैं वहाँ किस तरह की हैं। थर्ड होता है चिल्ड्रंस राइट। जो बच्चे हैं उनके राइट्स को कितना प्रोटेक्शन जहाँ आप माइग्रेट कर रहे हैं वहाँ पर मिल पाता है, ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है जो डिसीजन मेकिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इसका मतलब मान लीजिए आप कहीं गए, मान लीजिए आप राजस्थान से आपने माइग्रेट किया दिल्ली में, लेकिन जब दिल्ली में आपने माइग्रेट किया वहाँ पर जाके मान लीजिए आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं है या पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना आपके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ के डॉक्यूमेंट्स आपके पास इजीली अवेलेबल नहीं हैं, ना ही माइग्रेट करने के बाद वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स इजीली बन पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में होगा कि आप उस जगह पे माइग्रेट करने के बाद इतना एम्पावर्ड नहीं होंगे जितना आप अपने नेटिव प्लेस पे हैं, और शायद आपके माइग्रेशन डिसीजन में वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे। नेक्स्ट होता है आइडेंटिटी एंड रजिस्ट्रेशन। क्योंकि आप जहाँ भी रहते हैं, मान लीजिए मैं कर्नाटक में रहता हूँ और कर्नाटक से मैं माइग्रेट कर रहा हूँ बॉम्बे, मेरा जो सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, मेरे आइडेंटिटी कार्ड्स होंगे, मेरा आधार होगा, मेरा राशन कार्ड होगा, मेरा वोटिंग कार्ड होगा, वो सब मेरे नेटिव प्लेस कर्नाटक के बने होंगे।
तो मुझे ये भी देखना होगा जब मैं माइग्रेट करता हूँ, चाहे बॉम्बे माइग्रेट करूँ, इंटरनेशनली माइग्रेट करूँ, दिल्ली माइग्रेट करूँ, तो नई जगह पे मेरी आइडेंटिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन कितना आसानी से हो पाता है। एक अगला बड़ा जो फैक्टर है जो कि डिसीजन प्रोसेस में बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले करता है वो है सोशल बेनिफिट्स। सोशल बेनिफिट्स आपके हो सकते हैं कि आपको माइग्रेशन के बाद जो राशन पहले मिल रहा था वो माइग्रेशन के बाद राशन मिल रहा है या नहीं। बहुत से लोग इस बात को शिकायत करते हैं। मान लीजिए आप यूपी बिहार से आपने माइग्रेट किया, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, बॉम्बे, वहाँ जब आप गए, यहाँ पर आपको पर यूनिट 5 किलो राशन हर महीने पर मेंबर बहुत ही कम कीमत पर मिल रहा था। आप बॉम्बे गए, बॉम्बे में आपकी वेजेस थोड़ी सी बढ़ गई, लेकिन जो फ्री राशन या जो सब्सिडाइज राशन आपको यूपी या बिहार में पहले से मिल पा रहा था, अगर वो बेनिफिट आपको आपकी नई जगह नहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी डीमोटिवेटेड फील करेंगे। सिमिलरली अगर किसी तरह की कोई पेंशन स्कीम है जो आपके नेटिव प्लेस पे मिल रही है और नई जगह पे नहीं मिल पा रही है तो वो भी एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है। सिमिलरली आपके डिडक्शंस हो सकते हैं, आपके हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो सोशल बेनिफिट्स ओवरऑल गैम्बिट आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है किसी भी नई जगह जाने से पहले ये डिसीजन लेने में कि जब मैं नई जगह जाऊंगा तो वो सभी बेनिफिट्स या उससे बेटर बेनिफिट्स आपको मिल पाएंगे या नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हाउसिंग। तो जिस जगह आप रह रहे थे, मान लीजिए मैं रूरल प्लेस में एक फार्मिंग में हूँ और मैं माइग्रेट करता हूँ अर्बन सेंटर्स में, तो जब मैं गांव में था तो मेरा खुद का मकान होगा, रहने के लिए प्रॉपर्टी होगी, जगह होगी। लेकिन जब मैं नई जगह माइग्रेट करूँगा तो वहाँ पर मेरे लिए खुद का शायद घर खरीद पाना बहुत मुश्किल हो। वहाँ पे मुझे हो सकता है रेंट में रहना पड़े, वहाँ हो सकता है मुझे ऐसी कंडीशंस में रहना पड़े जो मुझे एक्सेप्टेबल ना हो। बहुत सारे माइग्रेंट्स अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में जब माइग्रेट करते हैं तो ये देखा गया है एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कि हाउसिंग एक बहुत बड़ा इशू उभर कर सामने आता है। इस वजह से अगर आप देखें, चाहे वो बॉम्बे का धारावी हो या दिल्ली के स्लम्स हों जो कि झोपड़ियाँ बस जाती हैं, क्योंकि हाउस खरीदना, घर खरीदना बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर है। इस वजह से आप जाते तो एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक बेटर लाइफस्टाइल की तलाश में हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी जो वेजेस वहाँ पर मिलती हैं वो इतनी इनफ नहीं हो पाती हैं जिससे आप एक प्रॉपर घर खरीद कर उसको अफोर्ड कर सकें। एंड नेक्स्ट वन इज़ हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो आप कहीं भी जाएं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है आपके माइंड में कि जहाँ भी जा रहे हैं, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, एल्डरली के लिए, या अगर किसी को क्रोनिक डिजीज़ है उनके लिए हेल्थ और सैनिटेशन की वहाँ पर क्या व्यवस्था है। वहाँ जाएंगे तो क्या आप हेल्थ कार्ड से कवर्ड हैं, वहाँ जाएंगे तो क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको फ्री या सब्सिडाइज्ड हेल्थ फैसिलिटी मिल पाएंगी, सफाई की क्या व्यवस्था है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप प्रॉपरली काम कर पाएंगे। और एक सर्वे निकल के आया है जिसमें बहुत क्लियरली इस्टेब्लिश किया जा चुका है कि 70% जो खर्च होता है हेल्थ पर जनरली वो आउट ऑफ पॉकेट होता है। इसका मतलब वो आपको अपनी खुद की अर्निंग से पे करना होता है इंडिया में। और इस वजह से बहुत सारी फैमिली, मिलियंस ऑफ फैमिली एवरी ईयर दे गेट पुश्ड बैक इनटू एब्जेक्ट पॉवर्टी, मतलब वो फिर से गरीबी रेखा के नीचे चली जाती हैं क्योंकि हेल्थ पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं माइग्रेशन से रिलेटेड। तो लेबर मार्केट, एजुकेशन, चिल्ड्रंस राइट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, आइडेंटिटी एंड रजिस्ट्रेशन, सोशल बेनिफिट्स, हाउसिंग, हेल्थ एंड सैनिटेशन। अगर हम माइग्रेशन मैप देखें, ये भी इम्पॉर्टेंट होगा आपकी जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज एज वेल एज आपका जो आंसर राइटिंग होगा उससे रिलेटेड, कि अगर आप नंबर्स में देखें कि कहाँ पर ज़्यादा माइग्रेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो जो 5 बड़े स्टेट्स निकल कर आते हैं वो हैं महाराष्ट्र, यूपी, वेस्ट बंगाल, आंध्रा एंड तमिलनाडु। अगर हम ये माइग्रेंट्स का जो इशू है और जो नई ड्राफ्ट पॉलिसी नीति आयोग सजेस्ट कर रहा है, इसका जो मेन ड्राइवर है या इनिशिएशन पॉइंट है वो लार्ज स्केल जो माइग्रेशन हुआ कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, उसमें लगभग 33 लाख लोग, रफली 33 लाख
migrants moved back to the state of उत्तर प्रदेश। जब कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था मैं खुद उस वक्त डिस्ट्रिक्ट बस्ती, जो कि गोरखपुर के पास है बिहार बॉर्डर पर, वहाँ पोस्टेड था। बस्ती डिस्ट्रिक्ट में ही लगभग 2 लाख माइग्रेंट्स वापस अलग अलग जगह से वापस आए। उसमें से ज़्यादातर पॉपुलेशन बॉम्बे से, गुजरात से, तमिलनाडु से और दिल्ली से थी। सिमिलरली बिहार में लगभग 15 लाख लोग वापस आए, वेस्ट बंगाल में लगभग 14 लाख लोग वापस आए, राजस्थान में लगभग 13 लाख लोग वापस आए और एमपी में लगभग 7.5 लाख लोग वापस आए। सो ये मैप शो करता है कि ये 4 या 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आउट माइग्रेशन होता है, और अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनती है जो कि माइग्रेशन से रिलेटेड होती है तो इन स्टेट्स के माइग्रेंट्स को सबसे ज़्यादा उससे इम्पैक्ट होगा। इस वजह से गवर्नमेंट ने कोविड-19 के डेटा को भी एनालाइज़ किया कि किन किन स्टेट्स से किन किन स्टेट्स में किस नंबर्स में माइग्रेशन होता है, ताकि डिसीजन लेने से पहले या पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के वक्त इन सभी चीज़ों का पूरी तरह ध्यान रखा जा सके। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ तो बड़ी संख्या में जब माइग्रेंट्स वापस आ रहे थे यूपी में, तो स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत कोशिश करी कि उनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी मिल सके, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या होने के कारण फिर भी चैलेंजेस बने रहे, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हों, चाहे वो फूड से रिलेटेड हों, चाहे वो राशन किट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हों, चाहे वो उनको मंथली अमाउंट देने से रिलेटेड हों या उनके सोशल बेनिफिट से रिलेटेड हों। और यूपी गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली बहुत अच्छा मैनेजमेंट कोविड लॉकडाउन के दौरान किया, जिसमें लगभग सभी वर्कर्स के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन अरेंज किया गया, क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ अरेंज की गई, उनके घर पर राशन डिस्ट्रीब्यूशन अरेंज किया गया। ये इंश्योर किया गया कि कोई भी माइग्रेंट भूखा ना रहे, सभी को प्रॉपर राशन, करीब 6 महीने का फ्री राशन सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, घर घर जाके सबका कोरोना टेस्ट किया गया। अब क्विकली एक बार इस पॉलिसी या ड्राफ्ट पॉलिसी के पीछे का जो बैकग्राउंड रहा है उसको रिकैप कर लिया जाए। 25 मार्च 2020 को कोरोना को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया। लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी, सर्विस सेक्टर था, वो सभी पूरी तरह बंद कर दी गई थी। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड जो यूनिट्स थी उन्हीं को चालू रखा गया था, ताकि लॉकडाउन पूरी तरह इफ़ेक्टिव रहे। और इस लॉकडाउन के इम्पैक्ट को क्वेश्चन करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी रिलीफ मेजर्स भी अनाउंस किए, जिसमें आत्मनिर्भर पैकेज, जो श्रमिक ट्रेन्स थे उनसे माइग्रेंट्स को लाने ले जाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके राशन की व्यवस्था, उन सभी को एक मंथली अमाउंट दिए जाने की व्यवस्था की गई, ताकि जो फैमिलीज़, जो माइग्रेंट्स इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रहे हों, उनको सरकार की तरफ से ज़्यादा सहायता, राहत पहुंचाई जा सके। इसी क्रम में 9 जून को सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया और मामले की सीरियसनेस को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स को दिशा निर्देश दिए गए कि वो दोनों मिलकर जितने भी माइग्रेंट्स हैं उन सभी के ट्रांसपोर्टेशन का और उनके साथ जितने भी रिलीफ मेजर्स हैं उन सभी की पूरी व्यवस्था करें, ताकि माइग्रेंट्स सेफली रह सकें, ट्रैवल कर सकें, उनके लाइवलीहुड पे जो इम्पैक्ट हुआ है पूरे लॉकडाउन का उसको ज़्यादा से ज़्यादा कुशन किया जा सके। इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें कि नीति आयोग की ड्राफ्ट पॉलिसी में क्या क्या प्रपोजल सजेस्ट किए गए हैं, उससे पहले हम ज़रा देख लें कि जो माइग्रेंट्स हैं उनके द्वारा मेजरली क्या इश्यूज़ फेस किए जाते हैं। सबसे पहले तो सेफ्टी इश्यूज़। जब माइग्रेंट्स जाते हैं अपने नेटिव प्लेस से या बैक माइग्रेशन होता है, तो उनकी जो जर्नी होती है या जिस जगह वो माइग्रेट करते हैं वहाँ पर उनकी सेफ्टी, उनके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, उनके खाने पीने को लेकर, उनके रहने को लेकर, उनकी हाउसिंग, सोशल सेफ्टी एट्सेट्रा। दूसरा बड़ा जो इशू निकल के आता है, जो माइग्रेंट एक्ट है 1979, इसका अनइवन इम्प्लीमेंटेशन। बहुत सारे स्टेट्स में इसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है अभी तक, और उसकी वजह से कई स्टेट्स में माइग्रेंट्स को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं।
एक बड़ा इशू है लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स। मतलब जैसा हमने पिछली कुछ स्लाइड्स में डिस्कस किया कि जब लोग माइग्रेट करते हैं तो उनके जो सोशल बेनिफिट्स होते हैं, चाहे वो उनके राशन कार्ड्स हों, चाहे उनके आधार हों, चाहे उनके वोटर आईडी हों, चाहे उनके कास्ट सर्टिफिकेट्स हों, चाहे उनके इनकम सर्टिफिकेट्स हों, या और कोई ऐसा बेनिफिट जो उनको स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा हो, चाहे उनके नरेगा कार्ड्स हों, ये जनरली पोर्ट नहीं हो पाते हैं जब वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स ने कई स्टेप लेने की कोशिश की है कि इस पोर्टेबिलिटी, फॉर एग्जांपल वन नेशन वन कार्ड, जो राशन कार्ड अभी कोशिश की जा रही है कि राशन कार्ड पूरे इंडिया में हर जगह इक्वली वैलिड हो, वो भी इसी दिशा में एक स्टेप है। फिर अफोर्डेबल हाउसिंग एंड एमिनिटीज़, क्योंकि जब आप माइग्रेट करते हैं, हो सकता है कि अगर आप यूपी में कहीं जॉब कर रहे हो रूरल एरिया में, आप पर डे 400 से 500 रुपये कमा रहे हों। अगर आप माइग्रेट करते हैं मान लीजिए दिल्ली में, वहाँ हो सकता है आपकी सैलरी बढ़कर 700 या 800 रुपये हो गई हो। लेकिन ये भी सोचने की बात है कि यूपी में कॉस्ट ऑफ लिविंग रूरल एरियाज़ में रिलेटिवली कम हो सकती है, क्योंकि आपका घर खुद का हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो आपके खाने पीने के लिए आप खुद प्रोड्यूस करते हैं, आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन जब आप माइग्रेट कर जाएंगे, फॉर एग्जांपल दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो वहाँ पर ये एक बड़ा चैलेंज है कि हो सकता है कि आपके पास खुद का घर ना हो, ख़रीदने के लिए आपकी सैलरी इनफ ना हो, और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी काफ़ी बढ़ जाए। तो जो वेज इंक्रीमेंट आपने अचीव किया वहाँ माइग्रेट करके, उसका बेनिफिट आपको शायद इतना ना मिल पाए जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक बड़ा चैलेंज है मिडिल मैन, क्योंकि जब आप माइग्रेट करते हैं काफ़ी सारे मिडिल मैन इसमें रोल प्ले करते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इस मिडिल मैन और इस बिचौलिएपन की वजह से काफ़ी माइग्रेंट्स का इसमें, पर्टिकुलरली विमेन, चिल्ड्रन, पुअर सेक्शंस का इसमें काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन भी पाया जाता है। एक बड़ा इशू है लैक ऑफ एंगेजमेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। मींस जहाँ से आउट माइग्रेशन होता है, जहाँ पे इन माइग्रेशन होता है, बहुत सी बार ये देखने में आता है कि दोनों गवर्नमेंट्स में एक तो डेटाबेस नहीं होता, ना ही आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, नोडल ऑफिसर्स कई बार नहीं होते। तो अगर कोई माइग्रेट करके दूसरे स्टेट्स में जा रहा है और उसको किसी तरह का इशू फेस करने में आ रहा है, तो उसको किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा एड्रेस किया जाए। फिर इशू होता है इंडिपेंडेंट माइग्रेंट्स। मतलब कि मान लीजिए आप किसी स्टेट में थे, आप राजस्थान में थे, वहाँ से आपने माइग्रेट किया दिल्ली। तो राजस्थान में जब आप थे तो आपका पूरा सोशल सर्कल, सोशल सपोर्ट, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, आपके नेबर्स पहले से इस्टेब्लिश थे। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ जाती है ऑन ए रेनी डे, तो यू हैव ए ह्यूज सोशल सपोर्ट सिस्टम टू गेट यू आउट ऑफ इट। लेकिन अगर आप नई जगह चले जाते हैं, वहाँ पूरी तरह इंडिपेंडेंट होते हैं, वो जो सोशल सपोर्ट आपको अपने नेटिव प्लेस में मिल पाता है, वो शायद सेम लेवल पर आपको नई जगह पर ना मिल पाए। अब हम देखते हैं कि नीति आयोग ने जो ड्राफ्ट अप्रोच अभी प्रपोज की है, उसमें इन इश्यूज़ को केटर करने के लिए क्या क्या प्रपोजल्स रखे गए हैं। सबसे पहले तो ड्राफ्ट अप्रोच ने 2 टाइप की पॉलिसी और 2 अप्रोचेस ली हैं पॉलिसी डिज़ाइन करने में। पहला, सबसे पहले फोकस है इस ड्राफ्ट पॉलिसी का, वो है कैश ट्रांसफर्स पे, स्पेशल कोटास पर एंड रिजर्वेशंस पर। सेकंड वन है एजेंसी एंड कैपेबिलिटी। वो पूरी कम्युनिटी को किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से एम्पावर किया जाए, ताकि ऐसे इश्यूज़ जो इंडिविजुअल की एबिलिटी, उसके खुद के डेवलपमेंट में कोई भी अगर इम्पेडिमेंट आ रहा हो, कोई इशू आ रहा हो, उसको किस तरीके से पॉलिसी के थ्रू, उसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू रिमूव किया जाए। ड्राफ्ट रिकमेंडेशन अगर हम देखेंगे तो पॉलिसी का फोकस है एक तो माइग्रेशन को फैसिलिटेट करना, फैसिलिटेटिंग माइग्रेशन। मतलब अब गवर्नमेंट इफेक्टिवली, प्रोएक्टिवली माइग्रेशन को खुद फैसिलिटेट करने की अप्रोच से पॉलिसी डिज़ाइन कर रही है, क्योंकि माइग्रेशन, as I said before, is an equation, is a net outcome of demand and supply. क्योंकि माइग्रेशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, और जैसे जैसे सिटीज़ और बड़े होंगे, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा,
अर्बन एरियाज़ बढ़ेंगे तो रूरल एरिया से माइग्रेशन होगा, प्लस इंडस्ट्रियल सेंटर्स भी शिफ्ट होते जा रहे हैं। पहले सिर्फ बॉम्बे एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर था, फिर दिल्ली, फिर अब गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, नोएडा, यूपी में कई सेंटर्स इमर्ज होकर आ रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल सेंटर्स प्लस जो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके हिसाब से बार बार डायनामिक्स चेंज होती रहेगी, और इस वजह से गवर्नमेंट को एक्टिवली चेंजिंग डायनामिक्स के हिसाब से माइग्रेशन को फैसिलिटेट करते रहना होगा। सेंट्रल डेटाबेस, जैसा हमने अभी डिस्कस किया कुछ देर पहले कि जब कोरोना के दौरान कंप्लीट लॉकडाउन हुआ उस वक्त एक सेंट्रल डेटाबेस अवेलेबल ना ही तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, ना ही स्टेट गवर्नमेंट के पास था। और मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये बात आपको बताना चाहूँगा कि जब बस्ती डिस्ट्रिक्ट में मैं पोस्टेड था और जब लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत आई कि जो हमारे माइग्रेंट्स थे जो बॉम्बे में, जो राजस्थान में, जो दिल्ली में फंस गए थे, उनको वहाँ से कैसे लाया जाए। और उसका सबसे पहला स्टेप था कि पहले उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा चैलेंजिंग था कि कौन वो लोग हैं, किस एज ग्रुप के हैं, क्या फैमिली साइज़ है, किस जगह पर हैं, ताकि उनको लाने का ट्रांसपोर्टेशन का, चाहे वो ट्रेन से हो, चाहे बसेस से हो, चाहे उनके पासेस बनाने हों या प्राइवेट व्हीकल से उनका ट्रांसपोर्टेशन हो, ये तभी हम लोग कर पाएंगे जब हमें पहले डेटाबेस एक प्रॉपर्ली अवेलेबल हो पाएगा, जिसके आधार पर हम उनके ट्रांसपोर्टेशन का, उनके रहने का, खाने का, पीने का, क्वारंटाइन का, राशन का, सोशल सिक्योरिटी का, मंथली अमाउंट का, इन सब चीज़ों की तभी हम अरेंजमेंट कर पाएंगे जब हमें पहले पता हो कि माइग्रेंट्स का ओवरऑल पोर्टफोलियो क्या है। सेकंड वन है कि नीति आयोग ने जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं और सेंसस ऑफिस हैं इसमें एक कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश की है, क्योंकि अभी भी एक बड़ा चैलेंज है कि जो डेफिनेशन है माइग्रेंट्स की, इसको लेकर डिफरेंसेस हैं डिफरेंट ऑफिसेज में। तो इन डिफरेंसेस को किस तरीके से मिटिगेट किया जाए माइग्रेंट्स एंड सब पॉपुलेशन को लेकर, और सीजनल एंड सर्कुलर माइग्रेंट्स हैं, स्पेसिफिक वेरिएबल्स एग्जिस्टिंग सर्वे में हैं, इन सब को कंसिस्टेंटली डिफाइन किया जाए ताकि सभी की डेफिनेशन सेम हो, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस सेम हो और एक रोबस्ट डेटाबेस उसके बेसिस पे क्रिएट किया जा सके। नेक्स्ट वन है कि एजुकेशनल रोबस्टनेस कैसे इंश्योर की जाए माइग्रेंट्स को लेकर। तो इसमें कोशिश की जा रही है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि जो माइग्रेंट के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको एजुकेशन की फैसिलिटी माइग्रेशन के बाद भी प्रॉपरली इंश्योर की जा सके नई जगह में। फॉर एग्जांपल एक इम्पॉर्टेंट इशू निकल कर आता है, आपने माइग्रेशन किया नॉर्थ इंडिया से फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया में आपकी जो इनिशियल एजुकेशन है वो मोस्टली हिंदी में हो सकती है, आपकी राजस्थानी में हो सकती है, आपकी पंजाबी में हो सकती है। साउथ इंडिया में हो सकता है कि वो एजुकेशन आपकी नेटिव लैंग्वेज हो सकता है तमिल में हो सकता है कन्नड़ में हो सकता है तेलुगु में हो सकता है मलयालम में हो सकता है इंग्लिश में हो। तो ये जो एक डिस्कनेक्ट या एक डिसकंटिन्यूटी बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन लैंग्वेज क्रिएट होती है, जिसकी वजह से बच्चे की पढ़ाई पे असर पड़ सकता है, उस चीज़ को कैसे इफेक्टिवली मैनेज किया जाए ये कोशिश की जा रही है ड्राफ्ट रिकमेंडेशंस के थ्रू। देन थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेजेस को इंक्रीज़ किया जाए। इस ड्राफ्ट ने स्टेट्स को दिशा निर्देश देने की कोशिश की है कि जो मिनिमम हमारी वेजेस हैं, काफ़ी टाइम से कई स्टेट्स में रिवाइज भी नहीं हुई हैं, उन मिनिमम वेजेस को इंक्रीज़ किया जाए ताकि माइग्रेशन इफ़ेक्टिवली मैनेज हो। अगर वेजेस आपको नई जगह इनफ नहीं मिलेंगी, सफिशिएंट नहीं होंगी, तो आप सारी एमिनिटीज़ वहाँ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ना ही आप हेल्थ केयर अफोर्ड कर पाएंगे, ना ही आप एजुकेशन अफोर्ड कर पाएंगे, ना ही आप हाउसिंग अफोर्ड कर पाएंगे, ना ही आप सैनिटेशन अफोर्ड कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइग्रेशन रिसोर्स सेंटर्स। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप फोकस करेगी स्किल डेवलपमेंट एंड स्किल बिल्डिंग ऑफ दीज सेंटर्स। जब माइग्रेशन होता है तो आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल के साथ जाते हैं। जिस जगह आप जाएं, हो सकता है वहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स की ज़रूरत पड़े। तो स्किल बिल्डिंग या स्किल या रीस्किलिंग कैसे हो, इसका जो पूरा दारोमदार रखा गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे रखा गया है। माइग्रेशन रिसोर्स सेंटर्स इस चीज़ को देखेंगे कि आपको किस तरह के स्किल एक्वायर करने की इच्छा है और उसी के हिसाब से आपको रीस्किल किया जाए।
Similarly, Ministry of पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स एंड ट्राइबल अफेयर्स इस माइग्रेशन डेटा को यूज़ करेगी माइग्रेशन रिसोर्स सेंटर्स इन हाई माइग्रेशन जोन्स। फॉर एग्जांपल, जहाँ से माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है या जहाँ पे माइग्रेशन ज़्यादा आ रहा है, उन सभी जगह ये मिनिस्ट्रीज़ इस डेटाबेस को यूटिलाइज करेंगी अपनी अपनी डिफरेंट स्कीम्स को डिसेमिनेट करने के लिए, ताकि इनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके जो हमारी माइग्रेंट पॉपुलेशन है उसको। फिर जैसा हमने डिस्कस किया, ग्रीवियांस हैंडलिंग सेल्स, मतलब अगर माइग्रेंट्स को किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उसको कैसे एड्रेस किया जाए, और इस बारे में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको नालसा भी बोलते हैं शॉर्ट में, एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर दोनों मिलकर ग्रीवियांस हैंडलिंग सेल एंड फास्ट ट्रैक लीगल रिस्पॉन्स, क्योंकि ये बहुत देखा गया है माइग्रेशन के दौरान ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट या मिनिमम वेज वायलेशंस, वर्क प्लेस अब्यूजेस, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कॉम्पनसेशन नहीं मिल पाता है, लेबर लॉज वायलेट होते हैं। इन सभी इश्यूज़ को, चैलेंजेस को, कंप्लेंट्स को ग्रीवियांस हैंडलिंग सेल्स इफ़ेक्टिवली मैनेज करें, ताकि माइग्रेंट्स को अगर कोई इशू फेस करना पड़ता है तो उसका इफेक्टिवली रेजोल्यूशन इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट वन, शेल्टर एंड अकोमोडेशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज़ बीन टास्क्ड टू इंश्योर कि जो माइग्रेंट्स हों उनके लिए नाइट शेल्टर्स हों, शॉर्ट स्टे होम्स हों, सीजनल अकोमोडेशन हो, ताकि जब कोई माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह जाए तो उसको कम से कम शॉर्ट टर्म इशू रहने का, खाने का, पीने का, सोने का ना आए। और ऐसे बहुत सारे शेल्टर होम्स हैं यूपी में। मेरी ट्रेनिंग के दौरान और मेरी पोस्टिंग के दौरान मैं लगातार देख रहा हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे डिफरेंट तहसील्स पर नाइट शेल्टर्स खोले गए हैं। विंटर्स में और भी ज़्यादा वो खोले जाते हैं, ताकि कोई भी माइग्रेंट बिना अकोमोडेशन के, बिना शेल्टर के, बिना खाने के, बिना बेसिक कम्युनिटीज़ के ना रह पाए। सभी को वो सारी बेसिक कम्युनिटीज़, रहना, खाना, पीना, सोना इमिजिएटली अवेलेबल करवाया जा सके। और माइग्रेंट जब धीरे धीरे वर्किंग क्लास पॉपुलेशन में जॉब उसको मिल जाती है तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ही विल ग्रेजुएट आउट टू बिकम इंडिपेंडेंट। बट तब तक वो सारी चीज़ों का ध्यान स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रखने की कोशिश करेंगे। पहले क्या क्या रिकमेंडेशंस आ चुकी हैं, ये तो नई रिकमेंडेशंस हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि पहले भी कई बार कोशिश की जा चुकी है, जिसमें 2 रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जो अगर आपके जीएस, जीके और आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, इवन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऐसे राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सो 2017 जनवरी में देयर वाज दिस रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के थ्रू ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लॉज उस वक्त सजेस्ट किए गए थे वर्कर्स के लिए, और कोशिश की गई थी कि इन रिकमेंडेशंस के आधार पर जो सोशल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क बन सके माइग्रेंट्स का, उसको पहले डिज़ाइन करके, फॉर्मुलेट करके इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके। एक सिमिलर कोशिश हुई थी 2017 में, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, MSME भी जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा भी 2007 में माइग्रेंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स पब्लिश की गई थी, और कोशिश की गई थी कि ये जो इश्यूज़ हैं इनको पहले आइडेंटिफाई किया जाए, और उनके इफेक्टिव आइडेंटिफिकेशन के बाद उनको किस तरीके से एड्रेस किया जा सके, इसके बारे में इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। दोस्तों, इस पहले वीडियो के माध्यम से जो पहला टॉपिक हम आपके सामने लेके आए हैं, जो मुझे लगता है आपकी जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज, साथ ही साथ आपका प्री हो या मेंस हो, इंटरव्यू हो, ऐसे हो, एथिक्स हो, सभी में यह इन्फॉर्मेशन बहुत काम में आ सकती है। इसकी एक कोशिश हम लोगों ने की है। इसी तरह आगे भी वीडियो बनते रहेंगे, और जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे इन वीडियोज़ के माध्यम से, उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि वीडियो की डिटेल कुछ ऐसी हो कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको पूरा बैकग्राउंड इफेक्टिवली हम समझा सकें। जैसे इस पर्टिकुलर माइग्रेशन के ऊपर वीडियो में सबसे पहले हमने शुरुआत की कि आखिर माइग्रेशन होता क्या है, फिर माइग्रेशन क्यों होता है, माइग्रेशन कितने टाइप का होता है, माइग्रेशन की वजह से लोगों के ऊपर क्या क्या असर पड़ता है, साथ ही साथ कुछ स्टैटिस्टिक्स जो आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं,
चाहे वो इंटरनेशनल माइग्रेशन हो या डोमेस्टिक माइग्रेशन हो। उसके बाद हम लोगों ने कोशिश की कि अभी तक जो इश्यूज़ आ रहे थे उन इश्यूज़ की वजह से लोगों की सेफ्टी पे, एजुकेशन पे, उनकी अकोमोडेशन एंड बेसिक कम्युनिटीज़ पे, उनकी हेल्थ पे, सैनिटेशन पे, पोर्टेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता था, और उन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए जो नीति आयोग ने ड्राफ्ट माइग्रेशन पॉलिसी अभी पब्लिश किया फीडबैक के लिए, उन इश्यूज़ को किस तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है, ताकि ऐसे वीडियोस को देखने के बाद आप शुरू से लेकर लास्ट तक एक कंप्लीट पिक्चर अपने माइंड में फॉर्म कर सकें कि अगर माइग्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप पूरी तरह इफ़ेक्टिवली आंसर कर सकें और एग्ज़ाम हॉल के साथ साथ आपके डेली लाइफ में भी इस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो सके। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से आप इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन को अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़फुल तरीके से यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ आपकी पेशेंट लिसनिंग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारा अगला वीडियो हम लॉन्च करेंगे वो होगा 15th फाइनेंस कमीशन की जो ड्राफ्ट रिकमेंडेशंस अभी आई हैं, जो मुझे लगता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए और आपका जो बाद में फील्ड जॉब होगा उसके लिए। सो स्टे ट्यून्ड, अगले 2 या 3 दिन में 15th फाइनेंस कमीशन का डिटेल वीडियो इस चैनल के थ्रू हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।